हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि हम लोग रिवीजन बैच चला रहे हैं हर एक क्लास का, फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का अभी तक हम लोग 2024 और 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2023 का भी डिस्कस हो रहा है, ठीक, 2024 का। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा रहा है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इसलिए अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए चैनल का, उसमें केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियो आप लोग के आपका अवेलेबल है। आप वहाँ सबसे पहले 1 बाय 1 वीडियो को देख ले। पार्ट वाइज ये 16वां पार्ट है, तो पार्ट वाइज आपको देख लेना है, जिससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है, जिसके जिसके कारण बहुत सारे रिवीजन आपका हो जाएगा। तब जाके इस वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका वेग समीकरण निम्नलिखित रूप से दिया हुआ है। तो यहाँ वेग का जो समीकरण है, जिसको हम आर से दिखाते हैं, तो वेग समीकरण दिया हुआ है के ए का संद्राता इंटू बी के संद्राता के स्क्वायर। इसको संद्राता बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं, ठीक। अब क्या कहा जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ए की संद्राता स्थिर रखकर बी की संद्राता कितना किया जा रहा है, तिगुना कर दिया जा रहा है। तब अब नया जो वेग आएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए, जो नया वाला है जिसको R2 लिख देते हैं, और ए के संद्राता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब बी को कितना कर दिया जा रहा है, बी को तिगुना कर दिया जा रहा है। अभी है ये तिगुना का मतलब 3b। इसका घात कितना है, 2 है, तो इसका पूरा के ऊपर घात कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 2 से इसका घात बढ़ेगा तो 3 कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा। पहले के साथ तुलना करना है, पहले के साथ ये कितना गुना हो जाएगा। 9 को बाहर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, के ए का संदाता, यहाँ पर बी का भी स्क्वायर होगा, बी के संदाता के स्क्वायर। यही पहले वाला के है, तो पहले वाला का ये कितना गुना हो गया, नया वाला जो दर आया, नया वाला जो रेट आया, पहले वाला का 9 गुना हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम बी को भी चेंज करता था, बी को भी हम लोग चेंज कर देते जितना गुना बोलता। ये भी बोल रहे हैं बी का 3 गुना, तो यहाँ पर बी का 3 गुना लिख के पूरा का स्क्वायर लिखना है, ऐसा नहीं खाली बी का स्क्वायर लिख देना, गलती हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 9 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक अभी हम लोग देखे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग रेट का फॉर्मूला देखे कि के इंटू, अब ये डिपेंड करता है अभिक्रिया के। अभी यहाँ पर ये वाला हम अभिक्रिया देखें ना, यही जो के होता है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी के को हम लोग वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं, वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। और ये जो वेग स्थिरांक होता है, बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है, इसको ध्यान में रखना है। शायद हम पढ़ाए तो उसको नहीं लिखवाए थे, लेकिन वेग स्थिरांक सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। तो ये सिर्फ ताप पर निर्भर करता है। ताप का बढ़ाने घटाने से इसका मान क्या होता है, बदलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम का अगर बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन का चेन बनाते हैं, जो कि जितना लंबा कार्बन का चेन बने उतना अच्छा है। तो देखा जाए, कार्बन का चेन का बात करें कि इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, ठीक है। तो कार्बन का चेन यही बन सकता है, मैक्सिमम तीन कार्बन का चेन बनेगा। यहाँ पर 3 कार्बन का चेन बन जाएगा। नंबरिंग का बात करेंगे तो नंबरिंग इधर से करे चाहे इधर से करे, दोनों तरफ से 2 ही नंबर पे ये दोनों के जो प्रतिस्थापन समूह है, दोनों को 2 ही नंबर पे आते हैं। इधर से भी कर सकते 1 2 3। ये 2 नंबर पे 2 समूह जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है मेथिल, एक जुड़ा हुआ है ब्रोमो, ठीक है। एक जुड़ा हुआ है मेथिल, एक जुड़ा हुआ है ब्रोमो। तो जो पहले अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो ब्रोमो पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। तो दोनों 2 ही नंबर पे है, तो 2 पर ब्रोमो हो गया, 2 पर मेथिल हो गया। और 3 कार्बन का चेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
बहुत साधारण सा था, कुछ इसमें खास था नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एल्किल हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए करते हैं? देखो एल्किल हाइलाइट जो है ना, एल्किल हाइलाइट ये कौन सा चैप्टर का है? तो अब जैसे कि हेलो एल्केन जो पढ़े उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइट कहते हैं। जो हेलो एल्केन हम लोग बोलते हैं जिसको, उसी को हम लोग क्या कहते थे? एल्किल हाइलाइट। हाइलोजन और एल्केन मिलके क्या बनता है? हाइलोजन और एल्केन मिलके हेलो एल्केन का निर्माण होता है। साथ में बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? हेलो एल्केन बोला जाता है। एल्किल समूह के साथ हाइलोजन जुड़ा रहता है तो इसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, एल्किल हाइलाइट भी बोलते हैं। एल्किल समूह जुड़ा हुआ है एल्किल के साथ हाइलोजन, तो एल्किल हाइलाइट भी इसको हम लोग कहते हैं। ये दोनों का नाम सेम ही है। तो एल्किल हाइलाइट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? हमेशा केमिस्ट्री में जब भी हम अभिक्रिया शुरू किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बोले थे एक तो पहले जो चैप्टर पढ़ रहे, जैसे हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, एल्किल हाइलाइट पढ़ रहे थे, इसका निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। फिर इससे क्या क्या बन सकता है ये देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? एल्किल हाइलाइट का उपयोग करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग को देखना पड़ेगा। अब जो जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से हम पहले सोचेंगे। जो जो ऑप्शन में है उसी के अनुसार हम लोग सोचेंगे कि इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो इससे अल्कोहल बन जाता है। जब अगर कोई एल्किल हाइलाइट के साथ अभिक्रिया कराते हैं NaOH का, किसका? NaOH का, तो ये क्या करता है? Na जो होता है Br को लेकर निकल जाता है, R के साथ OH समूह जुड़ जाता है। जब एल्किल के साथ OH समूह जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो NaBr इधर बन जाता है, तो ये किसका निर्माण हो जाता है? अल्कोहल का। ये क्या है? तो ये हम लोग का एल्किल हाइलाइट है। इसको लिख देते हैं, ये हम लोग का एल्किल हाइलाइट है। अब इससे यहाँ पर जो बना, ये क्या बना? अल्कोहल का निर्माण हो गया। अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो एल्किल हाइलाइट से अल्कोहल का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर और बात करते हैं इसमें एल्केन का निर्माण होता है कि नहीं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्केन का भी निर्माण होता है, एल्कीन का भी निर्माण होता है। बहुत से तत्व बनता है, एल्कीन भी बनता है, लेकिन एल्कीन इसमें है क्या? एल्काइन भी बनता है, सॉरी एल्काइन भी बनता है, उसको भी ध्यान में रखना है। एल्काइन अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? एल्काइन। तो अगर RPr है, इसका अभिक्रिया NaC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ करा दे, तो ये क्या होता है? ये भी Na जो होता है वो Br को लेके निकल जाता है, और ये जो Na का बॉन्ड फ्री होता है ये R के साथ जुड़ जाता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा प्लस NaBr। ये जो बन गया, ये क्या बन गया? तो ये एल्काइन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? तो ये एल्काइन बन गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग एल्काइन भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एल्किल हाइलाइट से किसका निर्माण हो गया? एल्काइन का निर्माण हो गया। अभी हम लोग इससे सिर्फ एल्काइन ही नहीं बल्कि हम लोग क्या बना सकते हैं? एल्केन भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग और क्या बना सकते हैं? तो एल्केन के साथ साथ हम लोग एल्किन भी बना सकते हैं। एल्किन बनाने का एक विलोपन अभिक्रिया पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? तो एक हाइड्रोजन वहाँ से विलोपित हो जाता है, विलोपित होकर क्या बनाता है? एल्किन का निर्माण करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके लिए CH3 CH2 CH Br CH, अब जगह कम है, यहाँ इधर दिखा रहे हैं। इसका अभिक्रिया KOH के साथ अल्कोहल के साथ कराता है, KOH अल्कोहल के साथ। इसका अभिक्रिया किसके साथ है? KOH अल्कोहल की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है? ये जो मुख्य उत्पाद बनता है, जो मुख्य दो तरीका के उत्पाद बन सकता है यहाँ पर CH3। अब देखो
यहाँ पर ये जो जिससे एल्किल समूह जुड़ा तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उस वाले कार्बन को हम लोग अल्फा, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और उसके बगल वाले जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। जो उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ से Cl निकलता है, एक तरफ से बीटा हाइड्रोजन निकलता है। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अब यही यहाँ पे दिक्कत होता है, कहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो बीटा हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, या उसमें बोल सकते हैं उस कार्बन से ज़्यादा समूह जुड़ा रहता है। उस कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा समूह जुड़ा रहता है। तो वहीं से क्या होता है, इसको हम लोग सेटफेज नियम भी कहते हैं। इसको हम लोग सेटफेज नियम के नाम से भी कहते हैं। ज़्यादा अधिक से अधिक एल्किल समूह जहाँ पर जुड़ा रहता है। अब देखो, इस वाले कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा, इस वाले कार्बन से कोई भी एल्किल समूह इधर जुड़ा हुआ है क्या, नहीं जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन वहीं से निकलता है जहाँ पे ज़्यादा एल्किल समूह जुड़ा रहता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से Br निकलेगा तो दोनों का बॉन्ड फ्री होता है। यहीं पर बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, CH3। एक यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसी के बीच में यहाँ से Br निकल जाएगा, तो इसी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और CH3 यहाँ पे हो जाता है। तो यही निर्माण होता है। तो ये किसका निर्माण हो गया, तो ये एल्कीन का निर्माण हो गया। ये एल्कीन का निर्माण हो गया किससे, तो हेलो एल्कीन, हेलो हेलो एल्केन से एल्कीन का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एल्केन का भी निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एल्केन का भी निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण बहुत सारे अलग अलग धातु के साथ भी अभिक्रिया कराते थे, एल्केन का निर्माण हो जाता है। और भी चीज़ें में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए एल्केन का भी दिखा देते हैं। एक जगह कम है लेकिन यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका 2 अणु लेना पड़ता है एल्केन का निर्माण करने के लिए। प्लस में 2Na लेना पड़ता है। एक Na एक I को लेगा, एक Na एक I को लेगा, दो को यहाँ पर निकलेगा ना। तो दोनों R से यहाँ पे क्या होगा दोनों R से ये धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। दोनों R अपना अपना बॉन्ड पीरियड होगा, तो अपने में दोनों R क्या होता है, जुड़ जाता है। और प्लस में इधर 2NaI का निर्माण कर लेता है, 2 NaI बन जाता है। ये 2 R यहाँ से फ्री होगा, तो दोनों R अपने में क्या होता है, जुड़ जाता है। और यहाँ से ये क्या, दोनों तरफ R ही जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, तो ये एल्केन का निर्माण हो गया। ये एल्केन का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइड से यहाँ पे सभी बनता है, एल्केन भी बनता है, एल्किन भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। द्विआघूर्ण शून्य कब होगा, जब इसका देखो एक डायरेक्शन होता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे पहला का, अगर ए वाला ऑप्शन का स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो इससे 3 Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। H थोड़ा सा पॉजिटिवली होता है, इसके कंपेयर में ये निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर C और Cl में ये निगेटिव होता है। अब देखो, जो द्विआघूर्ण का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसमें डायरेक्शन इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसमें इधर आएगा, इसमें इधर आएगा और इसमें इधर आएगा। देख सकते हैं कि इधर वाला तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इधर वाला सेम डायरेक्शन में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं हो रहा है। मतलब इसका द्विआघूर्ण शून्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। डायरेक्शन देखिएगा, इसमें ये इधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये शून्य नहीं होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। ये किसका हम बता दिए, बी ऑप्शन का बता दिए, ठीक है। अगर हम लोग ए का भी बात करते हैं तो इसमें एक ही Cl जुड़ा हुआ है, 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी वही केस आएगा। यहाँ पर भी वही केस आएगा कि अगर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो ये इधर डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर डायरेक्शन में जाएगा। इधर Cl वाला निगेटिव होता है और Cl और कार्बन कंपेयर में Cl निगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर तो देख सकते हैं ये वाला सेम डायरेक्शन हो गया, तो ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन तक कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर द्विआघूर्ण शून्य नहीं हो रहा है। सी वाला ऑप्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर Cl 4 गो है, तो ये ऑब्वियस है कि ये 0 हो जाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव तो ये इस डायरेक्शन में,
ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। देखिए इसका अपोजिट ये कर रहा है, ये इसका अपोजिट ये कर रहा है, एक दूसरे का सब कैंसिल आउट करके यहाँ पर जीरो कर देगा। इसी का क्या हो जाएगा, शून्य द्विआगुण देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर वो ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर हम ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो CHCl3 को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो कार्बन में क्लोरीन जुड़ा रहता है, 3 क्लोरीन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका मतलब ये हेलो एल्केन चैप्टर में ही आपको मिलने वाला है। अगर ढूंढना चाहते हैं तो ये कहाँ पे मिलने वाला है, हेलो एल्केन के चैप्टर में ही मिलने वाला है। अब बोला जा रहा है कि इसमें जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अगर अवकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यही बताना है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब इसका हम अवकरण कराते हैं CHCl3 का अवकरण कराने का मतलब इसमें हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रोजन जब जोड़ते हैं तो किसके उपस्थिति में, ZnH2 मतलब जल के साथ गर्म इसको करते हैं तो ये क्या होता है, ये CH4 में बदल जाता है, मेथेन में बदलता है, 3HCl का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद बना वो क्या बन जाता है, मेथेन का निर्माण कर लेता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। इसमें से कौन है जो आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो देखो पहला बात किया जा रहा है आइसोप्रोपिल के बारे में। तो आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। आइसोप्रोपिल का हम लोग जब बात करते हैं तो आइसोप्रोपिल किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो आइसोप्रोपिल का जो स्ट्रक्चर होता है CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ से कोई समूह जुड़ता है तो इसको, जब 3 कार्बन का समूह रहता है बीच वाला से कोई समूह जुड़ता है तो उसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। बी नंबर बोला जाए एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या है, CH3 CH2, यही हो गया एथ प्लस ऑल मतलब OH समूह जुड़ेगा। एथेनॉल है, एथेनॉल मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा। एल्डिहाइड मतलब C⋅O₀H से जुड़ेगा, तो ये एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा। बेंजीन अल्कोहल सभी को पता है, बेंजीन समूह में क्या रहेगा, OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बेंजीन अल्कोहल कहते हैं। अब देखो इसमें से ये तीनों के तीनों जो होता है वो आइडोफॉर्म परीक्षण करता है, आइडोफॉर्म की जांच करता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आइडो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइडोफॉर्म का जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना वैसे ही आइडोफॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है CHI3, इसको हम लोग आइडोफॉर्म कहते हैं। ठीक, तो आइडोफॉर्म का परीक्षण करने में ये भी मदद करता है, ये भी मदद करता है, ये भी कौन नहीं करता है, तो ऑप्शन डी नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बेंजीन वाला जो समूह होता है वो नहीं करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेन टू ऑल बोला है कि प्राइमरी एक सेकेंडरी। देखो अल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी जानने के लिए जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहता है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कहलाएगा, 2 कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी कहलाएगा, 3 कार्बन जुड़ा है तो टर्शियरी कहलाता है। ये बहुत बार बता भी चुके हैं, तो बार बार इसी चीज़ को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। नाम पर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ब्यूटेन टू ऑल लिखा हुआ, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। ठीक है, पहले 4 कार्बन दिखा रहे, हाइड्रोजन बाद में जोड़ेंगे। 2 पे ऑल, तो इधर से गिनेंगे 2 पर ऑल, यहाँ पे इधर तक कहीं से भी गिन के 2 पर ऑल लगा दे OH समूह। अब जितना बचा हाइड्रोजन ऐड कर दे, यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अल्कोहल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो कितने कार्बन से, तो इसके बगल में 2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। वही अगर 1 कार्बन से जुड़ा था तो उसको प्राइमरी कहलाता, और 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो टर्शियरी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से ध्यान में रखना है, बहुत खास बात है नहीं, इसको पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं अच्छे से। प्राइमरी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये क्या होगा? प्राइमरी होगा, इसलिए कि ये जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? प्राइमरी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला इसका स्ट्रक्चर, ये है ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील होता है? देखिए, अगर बात किया जाता है, इसके पहले भी यहाँ पर भी हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और जो भी पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो सब में विलयता आ रहा था। भौतिक गुणधर्म में विलयता आ रहा था, कौन जल में विलय होता है, कौन जल में विलय नहीं होता है। तो अब वहाँ पर हम लोग अल्कोहल का अगर बात करते हैं, किसका? मैं अल्कोहल सबसे पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो अल्कोहल में बताया जाता है, अल्कोहल में बताया जाता है, क्या बताया जाता है? अल्कोहल में बताया जाता है विलयता के बारे में। तो ये बताया जाता है कि इसमें जो प्रथम 3 को समूह कौन कौन सा? मेथिल, मेथिल, एथिल तथा प्रोपिल। कार्बन का प्रथम 3 समूह प्रोपिल, अल्कोहल, ये तीनों के तीनों अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? तो जल में विलय होता है। जल में विलय होता है, विलय होता है। ये याद रखना अल्कोहल के बारे में। ठीक, यहाँ पर ये कौन सा अल्कोहल है? तो ये 1 कार्बन है, तो मेथिल अल्कोहल है। ये मेथिल अल्कोहल है ना, तो ये जल में विलय होता है। तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये लिखवाए भी होंगे जरूर, एग्जैक्ट यही चीज़ लिखवाए होंगे नोट्स में। तो ये जो है, ये क्या होगा? जल में विलय होगा। कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे पहले बता दिए अल्कोहल वाले चैप्टर में इसका भौतिक गुणधर्म जहाँ पे लिखवाया गया है उसी में ये मिलेगा। ठीक, ये 3OH हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यही था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जाता है क्रिस्टल तंत्र का कुल संख्या कितना होता है। देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर पूछे क्वेश्चन में, क्या पूछेगा? क्रिस्टल तंत्र की संख्या, किसका? क्रिस्टल तंत्र मतलब सिस्टम होता है। ठीक, क्रिस्टल सिस्टम की संख्या अगर पूछेगा तो इसकी जो संख्या होता है कितना होता है? इसकी कुल संख्या 7 होता है। कुल संख्या कितना होता है? 7 होता है। आप जाकर देख भी सकते हैं, घनाकार, चतुष्कोणीय, और तो इसको लिखवाए भी थे। ठीक, 7 प्रकार का होता है। और ब्रेज जालक की संख्या पूछेगा क्वेश्चन में, क्या पूछेगा? ब्रेज जालक, अगर इसकी संख्या का बात करेगा तो इसका कुल संख्या जो होता है कितना होता है? कुल संख्या जो होता है वो टोटल 14 को होता है। कितना होता है? 14 होता है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। इसको हम लोग जालक कहते हैं, जालक। तो इसका संख्या जो होता है 14 को होता है, क्रिस्टल तंत्र का संख्या 7 को होता है। दोनों क्वेश्चन देखने को कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल कुल संख्या कितना होता है इसका? 7 होता है। ध्यान में होना चाहिए, आगे भी पूछ सकता है। ब्रेज जालक का भी संख्या पूछता है तो उसका संख्या कितना होता है? 14 को होता है। ठीक, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।